अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लॉन्ग स्पैनर प्रोवाइड अ ग्रेट मोमेंटम ऑफ हैंस फोर्स इज अप्लाइड दैट इज वाई स्पैनर इज यूज टू ओपन और टाइट अ नट और व्हीकल टायर। वो कहते हैं एक लॉन्ग स्पैनर है जो प्रोवाइड करता है ग्रेटर मूवमेंट ऑफ फोर्स, और शॉर्ट वन जो करता है अप्लाई करें आप लॉन्ग स्पैनर पे, और किस से वो व्हीकल का टायर जल्दी टाइट हो जाएगा। इसका आंसर है, इफ़ वी यूज़ सच अ लार्ज रेंच फ्रॉम द टाइट अ स्मॉल बुलेट, लार्ज टॉर्क विल प्रोड्यूस जिसमें डैमेज और ब्रेक द बुलेट अ स्मॉल नट। वो कहते हैं लार्ज रेंच में जब आप टाइट करते हैं स्मॉल बुलेट को तो लार्ज टार्क उसका प्रोड्यूस होता है जिससे डैमेज और ब्रेक हो जाता है वो नट। तो उस क्योंकि इससे टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, टार्क वर्सेस मोमेंटम आर्म। द टार्क इज अप्लाइड टू द नट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। द ग्रेटर मोमेंट आर्म ग्रेटर टार्क एंड द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। वो कहते हैं जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा मोमेंट आर्म प्रोड्यूस होगी, जितनी मोमेंट आर्म प्रोड्यूस होगी उतना ज़्यादा टार्क बनेगा, क्योंकि फोर्स और रेडियस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, why doorknob are fixed at the edge of the door? What happen the doorknob is at the middle of the door? वो कहता है जब डोर, आपने देखा होगा कि सारे जो डोर है दरवाजे हैं उनके जो कुंडी है वो बिल्कुल एज पे लगी होती है। अगर हम उस नॉब को मिडल पे लगा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फ्रॉम द रिलेशन ऑफ टार्क टी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एफ, when force is constant the torque is directly proportional to the movement, so greater movement arm greater will be the torque and vice versa। वो कहता है कि फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट के, सो ग्रेटर मूवमेंट आर्म ग्रेटर विल बी टार्क। दैट door knob are fixed edge of the door increase the movement arm is this way very small force is sufficient to produce required torque which help to opening closing the door। वो कहता है कि ये बिल्कुल एज पे लगा होता है डोर के, जिससे इंक्रीज़ होती है मूवमेंट आर्म। स्मॉल फोर्स भी आप लगाते हैं तो टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो दरवाज़ा बहुत इजीली खुल जाता है। इफ़ द नॉब इज़ द मिडल ऑफ द डोर द मूवमेंट आर्म विल बिकम हाफ एंड विल बी द नीड डबल फोर्स टू ओपन और क्लोज द डोर एज कम्पेयर टू द एज नॉब। वो कहते हैं जब डोर के मिडल पे लगे होगा वो हथी जो है तो मूवमेंट आर्म जो आप हाफ भी लगाएंगे तो वो नहीं खुलेगा, जब तक आप वो डबल फोर्स लगाएंगे वो ओपन और क्लोज होगा। ये कंपेयर एज के बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ़ यू ड्रॉप अ फीदर ऑफ बॉलिंग बॉल एट द सेम हाइट विच वन विल रीच टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, विच वन ऑफ द देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। वो कहते हैं जब आप बॉल ड्रॉप करेंगे एक सेम हाइट पे तो दोनों बॉल की वेलोसिटी अगर सेम हो तो कौन सी बॉल आके ग्राउंड को पहले टच करेंगी। इन अ वैक्यूम बोथ फीदर बॉलिंग बॉल वुड रीच टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई 6 बाई ईटा आर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी सेम टाइम बिकॉज दे वुड एक्सपीरियंस सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगी। होएवर in the presence of air resistance the feather will be take longer to reach terminal velocity due to larger surface area to mass ratio experience more air resistance। उसकी more air resistance हो जाएगी क्योंकि जितनी वो स्पीड से नीचे आएगी उतने हवा के मालिक्यूल ज़्यादा होंगे। however when drop one from the same height the bowling ball will hit the ground first बिकॉज इट विल एक्सेलरेशन मोर क्विकली ड्यू टू ग्रेटर मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी वो जल्दी आके ग्राउंड को टच करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू आइज टेक effortlessly side on ice while you shoes causing skidding। आइस पे कौन से जो शूज़ है वो स्किडिंग ज़्यादा करते हैं। आइस टेक्स ग्लाइड efficiently on ice because their blades are designed to minimize friction। जो उसके ब्लेड्स हैं वो मिनिमाइज करते हैं उसकी फ्रिक्शन को,
द ब्लेड्स आर थिन एंड हैव अ स्मूथ, जितने ब्लेड थिन और स्मूथ होंगे, फ्लैट सरफेस में रिड्यूस रेजिस्टेंस, वो अपनी रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। व्हेन दे कम इनटू द कांटेक्ट विद द आइस, तो वो कांटेक्ट होगा जब आइस के साथ। ऑन द अदर हैंड शूज विल सोल दैट आर नॉट डिजाइन फॉर आइस, जो शूज़ हैं वो आइस की बनस्बत नहीं बनते। दे टिपिकली हैव ट्रीट पैटर्न दैट प्रोवाइड ग्रिप्स ऑन द सरफेस कैन काजेस स्किडिंग ऑन आइस, तो वो टिपिकली स्किड करते हैं आइस बर्फ़ के ऊपर, बिकॉज दे हैव मोर सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट, जितना उनका सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट होगा विद आइस आइस के साथ, क्रिएटिंग फ्रिक्शन, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन पड़ेगी, रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू ग्लाइड स्मूथली, उतनी वो स्मूथली आगे मूव ऑन करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है एक्सप्लेन वाई इट इज़ ईजियर टू पुश कार फ्लैट टायर एंड inflicted ones. What happened to friction force between the tire and the road? Pushing a car with flat tire is easily than inflicted ones because flat tire have a larger contact area with the ground, increase friction. जितना आप पुश करेंगे कार को, उनका उनकी जो टायर है वो फ्लैट होंगे, उतने उनका एरिया जो होगा वो कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा ग्राउंड के साथ, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है when standing a crowd school bus, which stance would provide better stability and prevent you being pushed over leg joint or legs spread apart? वो कहते हैं जब आप स्टैंड क्राउड के अंदर खड़े होंगे बस के अंदर, तो वो कहता है स्टांस क्या होगा, बेटर स्टेबिलिटी टू प्रिवेंट फ्रॉम द पुशिंग ओवर, आपकी स्टेबिलिटी उसमें क्या होगी, लेग जॉइंट एंड लेग स्प्रेड अपार्ट। When standing a crowd bus, spreading your leg apart provide better stability and help prevent you from being pushing over. वो कहते हैं जब आप स्टैंड करेंगे क्राउड के अंदर, तो आपके जो लेग होंगे वो प्रोवाइड करेंगे आपको बेटर स्टेबिलिटी। दिस वाइड स्टांस लोअर विद द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, जो आपके वाइड स्टांस होंगे जो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वार करेंगे, इंक्रीज बेस एरिया ऑफ स्पोर्ट, वो बेस एरिया को सपोर्ट करेंगे, मेक इट हार्डर एंड external force like sudden movement of the bus on the crowd unbalance you, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगी तो आप अनबैलेंस होंगे क्राउड के अंदर, तो आप गिर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई आ मूविंग बाईसाइकिल इज ईजियर टू बैलेंस, रिलेट दिस प्रिंसिपल टू रोटेशनल मोशन। आ मूविंग बाईसाइकिल इज ईजियर टू बैलेंस ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल मोशन। जब एंड एंगुलर मोमेंटम, जब एक बाईसाइकिल आप चला रहे हैं तो इजी आप उसको बैलेंस करेंगे, ये प्रिंसिपल है रोटेशनल मोशन की और एंगुलर मोमेंटम की। व्हेन द बाईसाइकिल इज मूविंग विद द व्हीकल एक्ट रोटेटिंग, जो बाईसाइकिल मोशन कर रही है उसके व्हील जो एक्ट कर रहे हैं वो रोटेटिंग पे कर रहे हैं, गायरोस्कोप विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी, जो उसको स्टेबिलिटी देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई अ साइकिल स्टैंड ऑन द टिप अनस्टेबल एंड व्हाट फैक्टर आर स्टेबिलिटी। आप कि जो पेंसिल है वो स्टैंड करती है, टिप अनस्टेबल करती है उसको। अब पेंसिल जब अनस्टेबल उसको करती है, व्हाट फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर आता है जो पॉइंट करता है। अब पेंसिल स्टैंडिंग ऑन द टिप अनस्टेबल ड्यू टू स्मॉल बेस कंपेयर टू हाइट मेक इट prone and tipping over even slightly factor affecting stability of an object balance to a point including the shape of the base, the height of the object and डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस। वो कहता है जो पेंसिल स्टैंड करती है अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल वो होती है एज कम्पेयर टू हाइट के। द प्रोन टिपिंग, जो प्रोन टिपिंग करता है उसके ऊपर वाट फैक्टर, कौन सा फैक्टर उस पर उसको बैलेंस करेगा, इंक्लूडिंग शेप ऑफ द बेस, जो शेप करती है बेस का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट है ऑब्जेक्ट की, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस। क्वेश्चन नंबर 9 है while driving what happen if a driven take curve to la, how does centripetal force play a role keeping a car from the skidding a rule। जब एक ड्राइवर जो है वो ड्राइव करता है और कर्व लेता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर क्या अमल दखल करती है और क्या उसको मदद फराहम करती है। इफ़ अ ड्राइविंग टेक अ car too fast while driving, the car has skid off and route due to insufficient centripetal force to कॉन्ट्रैक्ट द कार इनर्शिया। वो करता है, कह रहा है कि जब ड्राइवर सही ज़्यादा स्पीड पे जब कर्व लेता है वो स्किड ऑन होती है, उस पर जो सेंटीपिटल फोर्स होती है वो इनसफिशेंट होती है, बहुत कम होती है, और जिसकी वजह से कार इनर्शिया
लेती है। सेंटीपीटल फोर्स नेसेसिटी टू कीप द कार कर्व पाथ, इट प्रोवाइड द फ्रैक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड सर्फेस व्हेन ड्राइवर टेक्स अ कर्व टू फास्ट। और सेंटीपीटल फोर्स जो होती है गाड़ी जब कर्व लेती है उसमें वर्क ऑन करती है रोड और टायर के दरमियान, और जो ड्राइवर होता है वो जब वो बहुत फास्ट अमल करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, consider a situation where swinging a ball contact strike a circle. Why does tension the string vary by moving across different part in circular path? What force are involved? कौन सी फोर्स उसमें इन्वॉल्व होती है? as the ball contact the string moving a circular path, the tension of string varies. At the top of the circle the tension highest because need to support the weight of the ball and provide the centripetal force F equal to mv squared divided by r keep moving in the cycle। जब एक बॉल को आप स्ट्राइक कराते हैं मूविंग पाथ के अंदर, तो जब टॉप ऑफ द सर्कल में हो जाती है टेंशन उसकी हाईएस्ट हो जाती है, जो उसको फोर्स मुहैया करती है, और वो फोर्स जो होती है वो सेंटीपीटल फोर्स होती है। उसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग, ग्रेविटी और सेंटीपीटल फोर्स आती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट टू मेंटेन स्पेसिफिक स्पीड। जो इम्पोर्टेंट होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में टू मेंटेन करती है स्पेसिफिक स्पीड को। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड टू रिमेन सिंक्रोनाइज विद द अर्थ रोटेशन। जो कम्युनिकेशन रोटेशन ऑफ अर्थ उसको और स्टेबिलिटी देती है। और if the satellite speed derived from the required velocity, it will drift out to design position। जो सैटेलाइट होती है वो ड्राइव करती है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी उसके अंदर आती है, ड्रिफ्ट आउट उसको कर देती है, डिज़ाइन करती है पोजीशन को। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।